नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम ग्रुप पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी कुछ विवाद चल रहे हैं राज्यों का और केंद्र सरकार का। हमारे यहाँ पर संघ शासन पद्धति है, जहाँ पर राज्यों का ग्रुप है और एक केंद्र है। हमारे यहाँ केंद्र पहले बना, राज्य बाद में बने। केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, लेकिन एक नया विवाद पनपा हुआ है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों को 16-16 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, तब उनका प्रतिनिधित्व केंद्र में मतलब सेंट्रल की गवर्नमेंट में अच्छे से रहेगा। आखिर ये विवाद क्या है और एम.के. स्टालिन को ऐसा क्यों कहना पड़ा? और मैंने थंबनेल पे लिखा है कि महाराष्ट्र, गुजरात ये राज्य भी इससे संबंधित है। अब मैं ये कहूं कि भारत देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो पॉपुलेशन रोकने के लिए कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया, और वो अच्छा काम करने का फल ये हुआ कि लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व कम हो जाए। आप कहेंगे कैसे? दोस्तों, हमारे देश में उत्तर भारतीय जो राज्य है, वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ आज भी बढ़ा हुआ है। अगर हम तुलना करें दक्षिण के राज्यों से, तो उत्तर के राज्यों का लोक संख्या का, पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और लोक संख्या भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारे देश में हमारे संविधान ने परिसीमन की व्यवस्था की है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा उस हिसाब से लोकसभा में सीटों का आवंटन भी बढ़ेगा, मतलब सीटों की संख्या बढ़ेगी। और अभी तक कई बार परिसीमन हो चुका है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 में प्रस्तावित परिसीमन से तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों को क्या घाटा होने वाला है और इसका हमारे देश की राजनीति पर क्या परिणाम पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार वर्सेस तमिलनाडु संघर्ष। हमें लग रहा था कि ये भाषा का संघर्ष है, जहां पर तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है, हम उसे नहीं मानते। लेकिन इसके बाद भी विवाद बना हुआ है, क्योंकि विवाद है डिलिमिटेशंस का, विवाद है परिसीमन का। तो दोस्तों, एक्चुअली में परिसीमन के तर्क क्या है? प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटित सीटों की संख्या पूरे राज्य में एक समान हो। मतलब 10 लाख पर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक एमपी लोकसभा में दिया जाता है। अब इससे विभिन्न राज्यों के बीच तथा एक ही राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर राज्य की अगर 1 करोड़ लोक संख्या है, तो 10-10 लाख पे अगर हम एक एमपी देते हैं तो 10 सीटें आवंटित की जाएंगी। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 82 में राज्य प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों के पुनः समायोजन तथा प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना को भी वैसे ही करना है। अब बात यह आती है कि प्रत्येक लोक संख्या जनगणना के बाद इस चीज को हमें करना है। अब इसमें होगा क्या? तो पहले हम देखते हैं कि कब कब हुआ है। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन हो चुका है आजादी के बाद। सबसे पहले 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में और फिर 2002 में। 1973 में जब परिसीमन हुआ तो सीटों की संख्या 544 कर दी गई। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में परिसीमन हुआ था, जब लोकसभा की सीटें थी 494। 1963 में हो गई 522 और 1973 में जब तीसरा परिसीमन हुआ तो लोकसभा में सीटों की संख्या हो गई 542 सीटें। हाल फिलहाल 542 सीटें ही हैं। हुआ ये कि जब 42 अमेंडमेंट हुआ संविधान में, और उस 42 अमेंडमेंट के हिसाब से इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी को यह समझने लगा था कि दक्षिण राज्यों की जो लोक संख्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो स्लो है। अगर हम आज के लोक संख्या के आधार पर, मतलब 1971 की लोक संख्या के आधार पर अगर हम परिसीमन करते हैं तो दक्षिण के राज्यों को लॉस होगा। इसलिए उन्होंने संविधान संशोधन किया और लिखा कि 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। तब सरकार थी बीजेपी की, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने संविधान संशोधन किया और यह कहा कि 2026 में परिसीमन प्रस्तावित कर दिया। मतलब 2021 की लोक संख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। अब भारत में 2021 में लोक जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना हुई नहीं। अब जनगणना के बाद 2026 में हमें इस परिसीमन को लागू करना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिए हैं। अब यहीं पर विवाद का मुद्दा बना हुआ है। 2002 में जो परिसीमन हुआ था, उसमें सिर्फ कितने लोक संख्या पे हमें कितने सदस्य देना है वो आवंटित किया गया था। मतलब जिस राज्य को जितनी सीटें मिली हुई थी लोकसभा में, उतनी ही सीटें दी गई। फिर भौगोलिक क्षेत्र बदला गया। लेकिन अब जो परिसीमन होगा, शायद वो लोक संख्या के आधार पर होगा, तो दक्षिण भारतीय राज्यों को लॉस होगा। अब वो कितना लॉस होगा?
क्या स्थिति पूरे तरीके से बदल जाएंगी? तो देखिए, सबसे पहला भय राज्यों को है कि प्रतिनिधित्व खोने का भय। यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया तो उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों की कम जनसंख्या के कारण दक्षिणी राज्यों में लोकसभा की सीटें कम हो सकती है। अब केरल एजुकेटेड स्टेट है, उन्होंने बहुत अच्छे से लोक संख्या को हैंडल किया हुआ है, तो केरल की तो अगर सीटों की संख्या बढ़ती भी है तो केरल के इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, 0% की वृद्धि, मतलब जितनी सीटें हैं उतनी ही रह जाएंगी। अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा किसी स्टेट की सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन किसी स्टेट की सीटें कम नहीं होंगी इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा, क्योंकि उनकी सीटें तो बढ़ेंगी नहीं। आज यूपी में 80 सीटें हैं और लगभग यूपी और उत्तराखंड को मिला दिया जाए तो उनकी सीटें 150 के ऊपर चले जाती है। महाराष्ट्र का भी कोई बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है, 48 से 58 या 68 सीटें महाराष्ट्र को मिलेंगी। गुजरात का भी लॉस ही होने वाला है, मतलब गुजरात से नीचे सारे राज्यों का लॉस होने वाला है। तमिलनाडु में केवल 26% की वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 79% की वृद्धि के साथ सबसे आगे है, जहां पे सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अंदाजा लगाया जाता है। तो गैरीमैंडरिंग, दक्षिण राज्य में गैरीमैंडरिंग के बारे में चिंतित है, जो किसी पार्टी या समूह को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए चुनावी सीमाओं में हेरफेर करने की एक प्रथा है, जो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को विकृत करती है। अब लोकसभा में सत्ता है बीजेपी की। अब आप खुद सोचिए, अगर उत्तर भारतीय राज्यों को ज्यादा सीटें मिलती है तो दक्षिण भारतीयों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए दक्षिण की सीटों की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण राज्यों की मांगों को नहीं माना जाएगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं साउथ के स्टेट को इससे घाटा हो सकता है। एक नेपाल का उदाहरण हम ले सकते हैं, जहां पर पहाड़ी लोक संख्या कम होने के बावजूद उन्हें वहां के असेंबली में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है तराई क्षेत्र के लोगों के अपेक्षा, और इसीलिए उनके साथ अन्याय भी होते हैं। अब देखा जाए तो अगर इस हिसाब से परिसीमन होता है जो सिर्फ लोक संख्या के आधार पे हो तो सुशासन को हतोत्साहित किया जाएगा। जी हाँ, दक्षिण राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के कारण परिसीमन में सीटें कम हो सकती हैं। अब उन्होंने तो अच्छा काम किया, जनसंख्या को कम किया, जनसंख्या पे रोक लगाई। पुनर्स्थापना 2.1 है, इनका जन्म दर उससे भी कम है, IFR है जो बोलते हैं हम लोग, फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी कम हो चुका है दक्षिण के राज्यों का, उसमें महाराष्ट्र भी है 1.9 समथिंग, मतलब यहाँ की लोक संख्या ग्रोथ रुक चुकी है। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि इनकी सीटें कम हो जाएंगी और ये अच्छी नीतियों की आलोचना होती है। यह प्रतिकूल भी साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ राजनेताओं ने बड़े परिवारों के लिए प्रोत्साहन पर विचार किया है, मतलब ये कि जो परिवारवाद है वो भी कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अब पूरी बात का अर्थ ये निकलता है कि अगर परिसीमन सिर्फ लोक संख्या के आधार पर हुआ तो उत्तर भारतीय राज्यों की, मतलब उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन राज्यों का बहुत फायदा होने वाला है और वहां से लोकसभा में आने वाली सीटें बढ़ जाएंगी, जिसके कारण प्रधानमंत्री बनने के चांसेस हिंदी भाषी राज्यों से आएगा और भाषा का विवाद ऑलरेडी बना हुआ है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।